वेलकम बैक। आई होप कि आप लोग कंक्लूजन कर चुके होंगे, कंक्लूड प्रीवियस लेक्चर को। ये लास्ट लेक्चर है इस पहले चैप्टर का। और हमने पिछले लेक्चर में मेनली, जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ और जैसा कि मैंने बताया, जिस प्रिंसिपल को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ कि हमेशा मैं प्रीवियस लेक्चर का कंक्लूजन अगले लेक्चर में दूंगा, ताकि आप मैच कर सको जो आपने कंक्लूड किया और जो मैं शॉर्ट नोट्स देता हूँ। तो मेनली जो प्रीवियस टॉपिक जो कंसर्न था, जिसमें वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस का था, जिसमें पहला हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स था। ठीक है, यदि हम अपने कंसंट्रेशन को देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स में मेनली कि जैसे कोई भी अर्थ, जैसे एप्पल, तो यहाँ पे जस्ट सिग्निफिकेंस के लिए है कि कोई चीज़ अर्थ जो अट्रैक्ट कर रही है किसी भी उसको, कि वो अर्थ पे क्यों आ रही है, तो जिस फोर्स की वजह से ये ड्रॉप हो रही है इधर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, इवन जो हमारा गैलेक्सी है, सन और सोलर सिस्टम है, उसको भी बांध के रखने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशन इसमें हम मेन पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, सब उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, और मेनली इस फोर्स को न्यूटन ने दिया था और ये k टाइम्स ऑफ m1 m2 बाई r स्क्वायर था। ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात आई थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो सेकंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो 2 चार्ज बॉडी के बीच में था। अच्छा, और वो 2 चार्ज बॉडी जो है वो कुछ भी हो सकता है, और ये एटम के ऊपर काम करता है। मतलब एटम से ऊपर मॉलिक्यूल और जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है उसके बीच में हम अक्सर देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम के अंदर में ये न्यूक्लियस है, और ये जो डॉट, छोटे 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 जो डॉट ये सब दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये ऑक्सीजन एटम यदि हाइड्रोजन एटम के साथ में एक मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, इवन जो फोटॉन्स है, ठीक है, जो लाइट है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही का फॉर्मेट है, तो वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एटम्स, लाइट, केमिस्ट्री का बहुत सारे प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा चीज़, ये इसके अंदर जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो और ये फोर्स आपने देखा है कि 2 चार्ज मतलब k टाइम्स ऑफ q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जहाँ पे एक कांस्टेंट है q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो एक बिल्डिंग ब्लॉक के लिए हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, मैटर का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से था। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स था। स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्या है कि यदि हम सिर्फ इस न्यूक्लियस को ध्यान में दें, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन है जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को कौन सा फोर्स बांध के रखे हुए हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को कौन बांध के रखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग फोर्स बांध के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये न्यूक्लियर फिनोमेना हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में हम कंसंट्रेट, यहाँ पे रेंज जो है वो यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियर उसमें आ गया, वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फोर्स को देखे थे। ठीक है, इवन जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो भी यदि हम न्यूट्रॉन को देखेंगे तो वो भी 3 देखो अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ है। जो क्वार्क है, ये बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन वो पार्टिकल से बना हुआ है। और इवन प्रोटॉन भी कुछ पार्टिकल से बने हुए हैं, जो क्वार्क, जिसे क्वार्क नाम दिया गया है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, कैसे करके इसे पढ़ा जाता है, वो है। ठीक है, तो अब इन सब के फिनोमेना, ये जो पार्ट बना यहाँ, जो ये सब जो जुड़ा हुआ है, वो किस फोर्स से जुड़ा हुआ है? वीक फोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के भी अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन के भी अंदर में, न्यूक्लियाई के अंदर में, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर में जो फोर्सेस लगता है, वो हो गया हमारे पास में क्या? वीक फोर्सेस। ये 4 फोर्सेस हमने देखा था। ठीक है, अब जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है, वो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन किसकी वजह से? बाय मासेस की वजह से। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, ये लार्ज डिस्टेंस में लगता है और कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है। ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है और कोई नेगेटिव मास नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव मास का कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे हमने देखा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो चार्ज के बीच में लगता है। इसमें मेनली कुलम्ब्स ने लॉ दिया था, जब चार्ज रेस्ट में है तो कुलम्ब्स लॉ के अनुसार से इसमें फोर्स, उसका जो एक्सप्रेशन है हम कुलम्ब्स लॉ से देते हैं। इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। अट्रैक्टिव तब होगा जब अनलाइक चार्ज होगा, रिपल्सिव तब होगा जब लाइक चार्जेस होगा, ठीक है। जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह जो है वो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इसके जैसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्टिव रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओवर अ लार्ज डिस्टेंस पे ये भी काम करता है, और इसको भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे ग्रेविटेशन में जरूरत नहीं होती है। ये इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेविटी से बहुत बड़ा ये है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने प्रीवियस उसमें भी बताया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में, मैकेनिकल, थर्मल, सारे उसमें जो उसके जो मेन फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। इट अंडरलाइंस द मैक्रोस्कोपिक जो फोर्सेस लाइक टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स, सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और इसमें चार्ज दो वैरायटी में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। नेक्स्ट जो हमारे पास में जो फोर्स था वो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस था। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, कब लगता है, इस फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बाइंड करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है, लेकिन इसका जो रेंज है बहुत छोटा है, न्यूक्लियर डायमेंशन में आता है, ठीक है, और 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में रहता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। और इलेक्ट्रॉन, इट मस्ट बी नोटेड, डज नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स। इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के बाहर रहता है इसलिए ये एक्सपीरियंस नहीं करता। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज है, बीटा डीके के समय देखा गया है, जब न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड द न्यूट्रिनो, उस समय आप देखोगे वीक फोर्स की वजह से ऐसा है। इसका रेंज और भी छोटा होता है, न्यूक्लियस के अंदर में ही होता है, और ये 10⁻⁻16 मीटर में होता है। यदि हम इसको अरेंज करने की कोशिश करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे छोटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे छोटा, और ग्रेविटेशन सबसे छोटा फोर्स होता है, ठीक है। ये अभी तक का कंक्लूजन है। तो अब हम देखते हैं कि यदि हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे इस पार्ट में क्या था, और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉज जो है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ मतलब हम एक कुछ चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लॉज है क्या उसमें कोई भी चीज़ ऐसा है जो कॉमन है, ठीक है, और वो निकालने के लिए ही यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल थ्योरेटिकल है और इसमें मेनली हम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ही सेंट्रल आइडिया इस पूरे टॉपिक में होगा, जल्दी से हम उसे देख लेते हैं, बहुत बड़ी क्लासें नहीं होगी। फिजिसिस्ट एक्सप्लोर्स द यूनिवर्स, ऑब्वियसली फिजिसिस्ट एक्सप्लोर करते हैं। देयर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रोसेसेस रेंज फ्रॉम पार्टिकल दैट आर स्मॉलर देन द एटम इन साइज टू स्टार्स दैट आर वेरी फार अवे। और उनका जो इन्वेस्टिगेशन है ऐसा नहीं कि छोटे रेंज के लिए, छोटे रेंज से लेके जो कि न्यूक्लियस के अंदर में भी है, से लेके वास्ट जो यूनिवर्स है उतना तक, उस सारे रेंज को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन एडिशन टू फाइंडिंग द फैक्ट्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, physicists attempt to discover the laws that summarizes often the mathematical equation these facts। और जो ये जितने भी ये फाइंडिंग्स है उसको समराइज करने के लिए वो इन द एडिशन टू फाइंडिंग द फैक्ट्स बाय द ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंट, फिजिसिस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसको समराइज करने का एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में, उसको देखते हैं। इन एनी फिजिकल फेनोमेना गवर्न बाय डिफरेंट फोर्सेस, कोई भी फिजिकल फेनोमेना ले लो, फिजिकल फेनोमेना जब भी हम बोलेंगे तो कोई भी इवेंट हो रहा है नेचर में, ठीक है। जैसे ये पेन यहाँ पे हम छोड़ते ही गिर रहा है, एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, डे और नाइट एक इवेंट हो रहा है, वो फिजिकल फेनोमेना है। तो इन एनी फिजिकल फेनोमेना गवर्न बाय डिफरेंट फोर्सेस, जिसमें डिफरेंट फोर्स की जो उसे गवर्न कर रहा है, सेवरल क्वांटिटीज में चेंज विथ टाइम, बहुत सारा ऐसा हो सकता है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे इस पेन को मैं देखूंगा तो जैसे जैसे नीचे आ रहा था तो टाइम के साथ इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, यदि हमने छोड़ दिया तो, ठीक है।
तो स्पीड ये बढ़ती जा रही है। तो टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ चेंज होता रहता है। A remarkable fact is that some special physical quantity however remains constant. लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट भी रहता है। जैसे यदि हम इसके मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो कांस्टेंट रहता है। चाहे इस पेन को मैं यहाँ पे दिखाऊं या इसको ग्राउंड पे रखूं, मैकेनिकल फोर्स कंजर्व रहता है, लेकिन टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तो हाउएवर कुछ कांस्टेंट होता है, दे आर द कंजर्व्ड क्वांटिटी ऑफ द नेचर, उसी को हम कंजर्व्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो आपने ये चीज़ को समझ गए, कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होगा, कुछ चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, लेकिन कुछ पैरामीटर, कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगा, टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम कंजर्व क्वांटिटी कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग दीज कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना क्वांटिटेटिवली। यदि हम, चूंकि हमने बताया था कि कोई भी चीज़ है वो क्वांटिटेटिव होना जरूरी है, यदि आप उसको एक टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में ढालना चाह रहे हो, एक टूल्स बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये इसकी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, ये आप वर्क एनर्जी जस्ट तीसरे चौथे चैप्टर में आके पढ़ोगे कि यदि एक्सटर्नल फोर्स है और वो कंजर्वेटिव है, जिसका मीनिंग नहीं पता है, जैसा मैंने कहा कि नाम ध्यान में रखो कि कंजर्वेटिव फोर्स, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसको डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। तो फॉर द मोशन अंडर एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। कब, जब एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई फेनोमेना हो रहा है तो, ठीक है। द फैमिलियर एग्जाम्पल, इसका फैमिलियर एग्जाम्पल क्या है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल जैसे ऐसा पेन जो फ्री फॉल है, इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। बोथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज कंटिन्यूअसली विथ टाइम बट द सम रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखें, इसमें जब यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जैसे ही हमने इसको छोड़ा, जैसे जैसे नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और फिर जब नीचे आता है तो क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी खत्म और काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होता है। लेकिन थ्रू आउट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। यदि हम किसी भी इसी चीज़ को, इसी सेम जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे समझाया है कि इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो इनिशियली वही सेम चीज़ मैंने समझाया है, कंप्लीटली कवर इनटू द, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिट्स द ग्राउंड क्या होगा, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ तक मैं समझा दूंगा। दिस लॉ रेस्ट्रिक्टेड फॉर a conservative force should not be confused with the general law of conservation of energy। यहाँ पे जो restriction है कि सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में उसको कंफ्यूज नहीं होना है। जो जनरल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जनरल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट में, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगा यदि सारे एनर्जी के फॉर्म को हम एक साथ कंसिडर करेंगे तब, ठीक है। जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यही है, एनर्जी कंजर्वेशन भी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इज सेंट्रल टू द फिजिक्स एंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी कैन बी रिटन फॉर एवरी फिजिकल सिस्टम। ये सेंट्रल है बिल्कुल, जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में। When all forms of energy, जैसे हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस सारी चीज़ को यदि अकाउंट में रखा जाए तो हमें दिखता ये है, इट टर्न्स आउट दैट एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्व है। द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू फॉर ऑल फोर्सेस एंड फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब किसी भी कोई भी फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट हो और ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, कोई भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पूरी फिजिक्स में। इन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इफ यू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द फॉल एंड सी द सिचुएशन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एंड स्टे देयर। जैसे कोई जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट का हम अभी एग्जाम्पल ले रहे थे, तो यदि हम इवन एयर ड्रैग को भी कंसीडर करें और जब ये ग्राउंड पे आके रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी में नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में नहीं है, आप ऐसा सोचोगे, है ना। तो बात एनर्जी कहाँ गया, ठीक है। तो
वो हम बाकी हीट और साउंड जो टकराया है उसके बाद है उसको भी कंसिडर करेंगे, तो सारे चीज इंक्लूड हो जाएगा, सब मिलके कांस्टेंट होगा, ठीक है। hits the ground and stay there, the total mechanical energy is obviously not conserved. टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल है, जब वो यहाँ पे रुक गया तब नॉट कंजर्व. द जनरल लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हाउएवर इज स्टिल अप्लीकेबल, लेकिन जनरल जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है अप्लीकेबल होगा स्टिल. The initial potential energy of the stone gets transformed into other form of energy, जैसे heat और sound के format में वो चला गया. Ultimately, sound after it is absorbed become heat. The total energy of the system, stone plus the surrounding remains unchanged. लेकिन यदि हम stone और surrounding को ले ले, मतलब earth और ये सारी चीज़ को ले ले, तो total energy क्या रहेगा? Conserve रहेगा, ठीक है. तो still total energy क्या है? Conserve है. The law of conservation of energy is thought to be valid across all domain of nature. लगभग सारे डोमेन ऑफ नेचर में ये कंजर्वेशन एनर्जी अप्लीकेबल है, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक सारे डोमेन में. इट इज routinely applied in the analysis of atomic, nuclear, elementary particle processes at chemical reactions. At the other end, all kind of violent phenomena occurs in the universe all the time. Yet the total energy of the universe or isolated system का is believed to remains unchanged, ठीक है. Until the advent of Einstein theory of relativity, Einstein theory of relativity के आने से पहले तक law of conservation of mass was regarded as another basic conservation law of nature. जैसे एनर्जी कंजर्वेशन जो आपने देखा कि हमेशा अप्लीकेबल होता है और सेंट्रल है, उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी था जब तक आइंस्टीन नहीं आए थे, आइंस्टीन का थ्योरी नहीं आया था, ठीक है. और अभी भी हम इसका बेस लेते हैं केमिकल रिएक्शंस और इन सब चीज़ों में. देखते हैं, सिंस मैटर वॉज थॉट टू बी इनडिस्ट्रक्टेबल, ऐसा कहा जाता था कि मैटर इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब मास को आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसे तोड़ नहीं सकते. इट वॉज एंड स्टिल इम्पॉर्टेंट भी है, था भी और है भी, एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज्ड फॉर एग्जाम्पल इन द एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन. हम इस मास कंजर्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है. A chemical reaction is basically a rearrangement of atoms among different molecule. Rearrangement of atom different molecule में है. If the total binding energy of the reacting molecule is less than the total binding energy of the product molecule, the difference appears as the heat and the reaction is exothermic. आपने केमिस्ट्री में ये सब चीज़ पढ़ा होगा कि जो एक एटम टूटता है और दूसरी जगह ऐसे बनता है. यदि इन अभी जब टूटने से पहले और टूटने के बाद में यदि एनर्जी का डिफरेंस है, तो इसका मतलब वो हीट एनर्जी के फॉर्मेट में बाहर निकला है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं. द अपोजिट इज ट्रू फॉर द एनर्जी एब्जॉर्बिंग और एंडोथर्मिक रिएक्शन में. एक्सोथर्मिक में हो गया, एंडोथर्मिक में. हाउएवर, सिंस द एटम आर मेरली rearranged but not destroyed, the total mass of the reactant is the same as the total mass of the product in the chemical reaction. चूँकि यहाँ पे एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो टोटल मास यहाँ पे हमें ऐसा दिखता है कि वो क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, ठीक है. जो एटम्स है वो हमें दिखते हैं सेम एंडोथर्मिक की वजह. The change in the binding energy due to small to be measured in the change of the mass. और आइंस्टीन के अनुसार से जो हमारे बाइंडिंग एनर्जी में जो चेंजिंग है वो स्मॉल मास डिफरेंस से भी देखा जा सकता है. और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो है मास m इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, और वो जो है E इक्वल टू mc² है. यदि मास में डिफरेंस है, हल्का सा भी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस जो है
एक इनॉर्मस एनर्जी के फॉर्मेट में निकलेगा, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस मास गेट्स कन्वर्टेड टू द एनर्जी एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी होता है, ठीक है। दिस इज द एनर्जी विच इज रिलीज इन द न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में यही एनर्जी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि मास का कंजर्वेशन भी अप्लीकेबल है, बट उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जब E बराबर mc² हम नहीं देखे थे तब तक वो चीज़ ऐसा वैलिड था, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और हमें ऐसा दिखा, बट ऑल कंजर्व्ड क्वांटिटी आर नॉट नेसेसरली स्केलर। जरूरी नहीं है, जैसे अभी तक हमने मास को एनर्जी को देखा तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में आ जाए कि अच्छा मास और एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है और इसलिए कंजर्व है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। द टोटल लीनियर मोमेंटम एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों वेक्टर है वो ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर ऑल्सो कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप जानोगे। लीनियर मोमेंटम मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी को मोमेंटम कहा जाता है और ये मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता है, और वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ये भी कंजर्व होता है, ठीक है। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम भी होता है, रोटेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। These laws can be derived from the Newton's law of motion in mechanics। इस कंजर्वेशन को आप न्यूटन्स लॉ से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। बट देयर वैलिडिटी गोज बियॉन्ड द मैकेनिक्स। बट उसकी वैलिडिटी मतलब वहाँ से डिराइव तो कर सकते हैं, बट वैलिडिटी जो है वो बियॉन्ड द मैकेनिक्स है। बट देयर वैलिडिटी गोज बियॉन्ड द मैकेनिक्स। देयर आर द बेसिक कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर इन ऑल डोमेन, इवन इन दोज वेयर न्यूटन्स लॉ मे नॉट बी वैलिड। ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, जैसे हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जाते हैं, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, बट स्टिल वहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है। बिसाइड देयर ग्रेट सिंप्लिसिटी एंड जनरलिटी, द कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर आर वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिस टू। प्रैक्टिस में भी ये बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी है। इट ऑफन happens that we cannot solve the full dynamics of the complex problem involving different particles and the forces। ऐसा होता है कि यदि हमारे पास में सॉल्व नहीं, जब इसमें फुल डायनेमिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन्वॉल्व डिफरेंट पार्टिकल्स जिसमें होते हैं, उसके फुल डायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। द कंजर्वेशन लॉ कैन स्टिल प्रोवाइड यूजफुल रिजल्ट। ऐसा आप देखोगे जब हम जैसे एयर ड्रैग और समथिंग को हम देख रहे हैं, या पाथ, इवन ग्रेविटेशन में हम आगे आपको बताएंगे, न्यूटन्स लॉ में भी बताएंगे कि जहाँ पे न्यूटन्स लॉ एग्जैक्टली आप नहीं, जैसे F बराबर m है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तक चलना ठीक होता है। एक्सेलरेशन जैसे ही टाइम के साथ वैरी करना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल तो है लेकिन अप्लाई करना डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे उससे आसान एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ हम देखेंगे चैप्टर में। फॉर एग्जाम्पल, we may not know the complicated force that acts during a collision of two automobiles। जैसे दो ऑटोमोबाइल है वो कोलाइड किया, ड्यूरिंग कॉलिजन कौन कौन से फोर्स उसमें लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है पता नहीं है, हमें हो सकता है कि हमें मालूम नहीं है, ठीक है। कॉलिजन, yet momentum conservation law enables us to bypass the complication and predict और रूल आउट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द कॉलिजन। लेकिन जो मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है उसकी वजह से कॉलिजन के बाद का इफेक्ट क्या होगा, कैसे होगा, क्या आउटकम्स आएगा, उसको प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसको देखेंगे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, कंजर्वेशन मोमेंटम। आपको ध्यान रखना है कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक चीज़ है जिसे हमें डीपली और उसे पढ़ना है, ठीक है। In nuclear and elementary particle phenomena also the conservation law are important tools for the analysis। हम इवन न्यूक्लियर में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर भी जो उसके एलिमेंट्री पार्टिकल के जो फेनोमेना होता है उसके स्टडी में भी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडीड यूजिंग द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। Elementary particle phenomena answer. The conservation law are important tools for the analysis. Indeed,
यूजिंग द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर बीटा डिके, वोल्फगैंग पॉली 1958 में करेक्टली प्रेडिक्ट इन 1931 द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू पार्टिकल नाउ कॉल्ड न्यूट्रिनो। उन्होंने ये कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार से ही बताया कि अच्छा न्यूट्रिनो भी एग्जिस्ट करता है, इमिटेड इन बीटा डिके अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के साथ में एक न्यूट्रिनो भी होगा। वो उन्होंने जो पॉली ने था, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार से ही प्रेडिक्ट किया था। नाउ conservation law have a deep connection with symmetry of the nature that you will explore in more advanced courses in the physics। एक symmetricity भी जैसे conservation है उसी तरह से symmetric nature of जो symmetric nature of the physical world वो भी बड़ा important phenomenon है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है, हमारे उसमें नहीं है, conservation तक पढ़ना है, symmetricity नहीं पढ़ना है। बट इस conservation का ही एक form है symmetricity, ठीक है। For example, an important observation is that laws of nature do not change with time। laws of nature जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ये एक काइंड ऑफ सिमेट्रिसिटी है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आज लग रहा है और कल सुबह नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता, आज लग रहा है तो कल भी लगेगा, ठीक है। If you perform an experiment in your laboratory today and repeat the same experiment after a year, the result are bound to be the same। यदि एक लैब में आपने आज एक्सपेरिमेंट किया और 1 साल बाद 2 साल बाद आप करोगे सेम एक्सपेरिमेंट को, तो दूसरा रिजल्ट आए ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। तो वो बाउंड है कि वो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। इट टर्न्स आउट दैट दिस सिमेट्री ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही इक्विवेलेंट है। लाइकवाइज space is homogeneous and there is no preferred location in the universe। space भी homogeneous है। To put it more clear, अभी एक बताया जा रहा है, the law of nature are same everywhere in the universe। लॉ ऑफ नेचर हर जगह पे सेम है, कहने का मतलब जैसे जो न्यूटन्स का लॉ अर्थ पे वैलिड है, मून पे भी वही वैलिड होगा। हाँ, बट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g वो 9.8 है और मून पे जब हम जाते हैं तो ये 1/6 टाइम है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन हम यदि फाउंडेशन पे जाए कि जो लॉ ऑफ नेचर है, मतलब जो ग्रेविटी का नेचर है कि 2 मास के बीच में फोर्स लगेगा और वो फोर्स g टाइम्स ऑफ m1m2/r² होगा, वहाँ पे भी वैलिड है और यहाँ पे भी वैलिड है। ओके, तो वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें डिफरेंट लोकेशन और कंडीशंस में एक्सेलरेशन अलग है, बट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो सेम है इन बोथ मून एंड अर्थ। दिस सिमेट्री ऑफ द लॉ ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस गिव्स राइज टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी सिमेट्रिसिटी से हम लीनियर मोमेंटम भी, मतलब कहने का मतलब ये इक्विवेलेंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ और सिमेट्रिक लॉ एक इक्विवेलेंट टाइप की चीज़ है, ठीक है। बट हम सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट अक्सर हम अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इन द सेम वे आइसोट्रॉपिक ऑफ स्पेस अंडरलाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यदि आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल चार्ज कंजर्व होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। And other attributes of the elementary particles can also be related to certain abstract of symmetries। उसी symmetries का abstract है, निचोड़ है। Symmetricities of space and time and other abstract symmetries play a central role in modern theories of fundamental force in nature। ये central role symmetricities जो है वो कर रहा है, ठीक है। अभी जो fundamental है, ये अभी तक का सारा टॉपिक रहा इस एग्जाम्पल का, ठीक है। इस समरी को आप पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को आप बनाएंगे और एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें हम बताना चाह रहे हैं, जैसे कंजर्वेशन लॉ जो है, रिमेंबर दैट जो कंजर्वेशन लॉ जो है, देखिए इस स्टेटमेंट, रिमेंबर दैट द कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव। कंजर्वेशन लॉ को प्रूव नहीं कर सकते, ये है कंजर्व है बट प्रूव नहीं कर सकते थे।
क्योंकि अब इसका नेक्स्ट वीडियो नहीं बनेगा तो इसलिए इसका कंक्लूजन हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है उसको कंक्लूड हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक। और इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है मेनली कंजर्वेशन नेचर को पढ़ा है, ठीक है। कंजर्व क्वांटिटी, उस कंजर्व क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ आया है वो चीज़ को हम देखेंगे कि इन एनी फिजिकल फेनोमेना गवर्न बाय डिफरेंट फोर्सेस सेवरल क्वांटिटी मे चेंज विद टाइम, बट रिमार्केबल फैक्ट एक हमें मिला है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट होता है, उसे ही कंजर्व क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स जो है, यदि हम उसके अंदर में मोशन को देखें, उस फेनोमेना को देखें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, अभी अभी हमने पढ़ा। यदि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी को लिया जाए तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा, डजंट मैटर वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या है, ठीक है। और ये दोनों डोमेन में एप्लीकेबल होता है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों डोमेन में एप्लीकेबल होता है। आइंस्टीन से के थ्योरी आने से पहले मास कंजर्वेशन का प्रिंसिपल था, लेकिन अब मास और एनर्जी इक्विवेलेंस हम देखते हैं कि मास, चूँकि उस समय ऐसा सोचा जाता था कि मैटर इनडिस्ट्रक्टेबल है, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम आइंस्टीन के बाद जानते हैं कि मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि E/mc² से। सिर्फ स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी भी क्या होता है, कंजर्व होता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। और चार्ज भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है। तो ये कंजर्वेशन में ये देखा था, यही कुछ पॉइंट्स थे इस लेक्चर्स के। आई होप कि आपको ये सारे जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सिर्फ एक मकसद था, इसमें टाइम देना है। आप लेक्चर्स के लेंथ को देख के ये ना सोचे कि हमें पढ़ना नहीं है, इस पूरे लेक्चर्स को डिटेल में देखना जरूरी है। मेरा यहाँ पे जो रोल था वो इंटरप्रिटेशन था। लाइन बाय लाइन का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका इंग्लिश का हिंदी बता रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन था कि किस चीज़ में क्या कहने की ज़रूरत पड़ा है, और इस पूरे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ही था कि आपको ओवरऑल फिजिक्स का एक आइडिया लग जाएगा, एक इम्प्रेशन आपके दिमाग में आ जाएगा, एक फ्रेमवर्क आ जाएगा, आपकी एक फ्रेम बन जाएगा, एक माइंड मैप बन जाएगा कि अच्छा क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उसके बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, नॉमेनक्लेचर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन था आपके दोस्त फिजिक्स का, ठीक है। यहाँ पे एक यूट्यूब पे बहुत ही फेमस लेक्चर पढ़ा हुआ है, यूनिवर्स इन नटसेल। मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखें। 1 घंटे के आसपास का वो एक वीडियो है, बट वेल एक्सप्लेन्ड है। गैलीलियो से लेके अभी जो मॉडर्न फिजिक्स जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक के लिए है। अभी मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात की जा रही है कि सारे मैटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से नहीं बना हुआ है, कुछ स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना हुआ है, जो कि हमारे लेक्चर के स्कोप से बहुत अलग है। और सच्चाई ये है कि हम अभी तक एटम तक ही देख पाए हैं, ठीक है। बाकी चीज़ थ्योरेटिकल है। यदि हम किसी ऑब्जर्वेशन और उससे हमने वहाँ तक नहीं देख पाए कि एक एटम का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो स्टिल रिसर्च का पार्ट है, वो फंडामेंटल फिजिक्स का पार्ट है। इसलिए कई सारे थ्योरी अभी जो आप पढ़ते हो या हम पढ़ते हैं या बुक्स में दिया गया है, ज़रूरी नहीं कि वो ट्रू हो, ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि जो रदरफोर्ड और इन सब का जो मॉडल है, ये सब भी, या इवन आइंस्टीन ने जो चीज़ दिया है वो गलत प्रूफ हो जाए आने वाले चीज़ों में। बस हमें पढ़ना है, तो इसलिए क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आपने देखा था कि क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टडी ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट लेक्चर को जल्दी ही ला रहे हैं। थैंक्स।